कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे इम्तिहान आते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता और उनको हमको सामना करना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ दुआ ज़हरा केस की, और जिसमें हम लगातार न्यूज़ से लेके सारे चैनल्स पे देख रहे हैं कि दुआ ज़हरा के पेरेंट्स जो हैं कितने परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, और यहाँ तक कि वो अपने हर चैनल पे आकर इसी बात के लिए दुहाई दे रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हमारी बेटी कैसे भी हमारे पास वापस आ जाए। और इस उसमें भी हम देखते हैं कि जब हमें लगता है कि हमें कोई उम्मीद नहीं है तो कहीं ना कहीं एक रोशनी की किरण दिखाई देती है। और इंसानियत के नाम पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे काम कर जाते हैं कि अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। मैं बात कर रही हूँ स्ट्रॉन्ग उज़्मा की, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी फ्रेंड्स वो दुआ ज़हरा के घर तक पहुँची, और उनके साथ में साइमा भी थी। वो दोनों लेडीज़ अकेली थी और उनको भी डर था कि उनके ऊपर कोई भी मुसीबत आ सकती है, कोई हमला हो सकता है, किसी भी प्रकार की वो परेशानी में पड़ सकती हैं। लेकिन उन्होंने अपने जान को हथेली पर लेके वो वहाँ पहुँची, और उन्होंने उनके जहाँ पर दुआ ज़हरा रह रही है, जिस मकान में अभी ज़हीर के साथ उसकी फैमिली जहाँ किराए से रह रही है, उसके मकान मालिक के साथ जाकर इंटरव्यू किया, और दुआ ज़हरा के रूम तक भी वो गए। वहाँ पर उन्हें चाहे चंद सेकंड के लिए, लेकिन दुआ ज़हरा की पूरी पोजीशन को देखा कि वो किस कंडीशन में रह रही है। तो फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग उज़्मा के दिल में ये बात थी, और वो खुदा से उन्होंने इस बात का इकरार किया कि मैं खुदा से मांग रही थी कि मुझे कैसे भी कहीं भी दुआ ज़हरा मिल जाए, उसका पता मिल जाए, तो मैं उसके पास तक पहुंच सकूं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने अब उनके पेरेंट्स से भी इंटरव्यू लिया, और उसने देखा कि किस तरीके से माँ बाप जो है तड़प रहे हैं अपनी बच्ची के लिए। और हर पेरेंट्स इस बात को, उनकी तकलीफ़ को, दुआ ज़हरा के पेरेंट्स को अच्छे से समझ रहा होगा। एज ए पेरेंट्स क्या हालत होगी, और किस तरीके से वो आज कोर्ट से और पुलिस वालों के साथ से लेके कहाँ कहाँ उनको डील करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने जब अपने दिल में अच्छे काम करने की ख्वाहिश रखी, और वो बार बार ये खुदा से मांग रही थी, अल्लाह से मांग रही थी कि उनको दुआ ज़हरा का पता मिल जाए, तो उनके लिए उनकी मकान मालिक ने उनको फ़ोन करके और उनको इस बात की इन्फॉर्मेशन दी। और उन्होंने खुद इस बात का इकरार किया कि पहले मुझे डर लग रहा था कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब मैं हिम्मत करके वहाँ गई तो सचमुच मुझे वहाँ का जो नज़ारा मैंने देखा, तो उससे मुझे सबसे ज़्यादा ये फ़ील हुआ कि वो बच्ची जिस फैमिली से है और जो डिज़र्व करती है वो वहाँ पर नहीं है। वो बहुत ही ख़राब हालत में है, तंगी में है, गरीबी में, एक बंद कमरे में है जहाँ शदीद गर्मी में उसको रहना पड़ रहा है, और बहुत गंदगी भी है, और जहाँ पर वो अपनी एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। वो एक ऐसी कंडीशन में उन्होंने इकरार किया, दोनों ने, साइमा ने और स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने, कि वो उस कंडीशन में है कि वो उसका दिलो दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको देखते उन्होंने बताया कि उसको कोई एहसास नहीं हो रहा। जब हम गए तो वो आराम से बैठी अपने फ़ोन में कुछ ना कुछ स्क्रॉल कर रही थी, देख रही थी, पर उसे कोई मतलब नहीं था कौन आ रहा जा रहा है। और उसके मकान मालिक ने यह भी बताया कि वो उनके घर में जो टेलीविज़न है वो लोग इतनी ज़ोर से आवाज़ लगा देते जहाँ वो दुआ ज़हरा अपने पेरेंट्स की जो इंटरव्यू है उनको देखती रहती, सुनती रहती है। तो ये सब बातें बताती हैं कि कहीं ना कहीं उस बच्ची से गलती तो हुई है, लेकिन आज वो तड़प रही है अपने पेरेंट्स के पास आने के लिए। तो फ्रेंड्स, जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मेरा दिल यही किया, सबसे पहले तो मैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा और साइमा को सल्यूट करती हूँ, और उनको बहुत दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो हिम्मत दिखाई है वो काबिल तारीफ़ है, और सचमुच आप लोगों के अंदर इंसानियत है। क्योंकि अभी तक हम जो जुनैरिया के इंटरव्यूज़ को देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो औरत इतनी शातिर है कि वो कई तरीके से इंटरव्यू ले रही है, और लोगों को, आवाम को और दुआ ज़हरा के पेरेंट्स को, सबको वो गुमराह कर रही है, गलत मैसेज दे रही है, और वो मिली हुई है
पता नहीं उसका क्या ऐसा फ़ायदा है या उसका क्या ऐसा वो अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट है उसका, जो वो इतना ज़्यादा वहाँ पर जाकर और दुआ से वो ही बात कर पाती है, बाकी और लोग उससे कंसल्ट नहीं कर पाते। और हम देख रहे हैं कि आज भी उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी मेडिकल टेस्ट हुए हैं और मेडिकल रिपोर्ट से यही उम्मीद करते हैं कि खुदा इंसानियत को अपना इंसाफ करेगा खुदा, और वो असलियत को सामने लेकर आएगा। और हम तो यही दुआएं मांग रहे हैं कि वो बच्ची अपने पेरेंट्स के पास तक पहुंच जाए। और मैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा और साइमा को फिर से वंस अगेन थैंक यू कहना चाहती हूँ, और आपको खुदा बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, और आपके इस नेक काम का अज़र वो खुदा की ओर से ही मिलेगा। लोग तो इंसान तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपकी भी जो ज़िंदगी की मुश्किलें हैं वो खुदा आसान करें, और आपको जिस नाम से आप जानी जाती हैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा के नाम से, आप ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कामों को अंजाम देती रहें। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक काबिल तारीफ़ बात है कि एक फ़ीमेल्स ने जाकर इतना बड़ा काम किया। और अगर कोई भी इंसान के अंदर वो खुदा से इस ताकत को मांगता है कि वो एक अच्छा काम को अंजाम देना चाहता है, तो खुदा उसके लिए बहुत सारे रास्ते खोल देता है, उसके लिए अंधेरे में भी रोशनी पैदा कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये मैसेज था स्ट्रॉन्ग उज़्मा के लिए, और आप लोग को भी ये जान के बहुत खुशी हुई होगी। आप उनके चैनल पे भी जाके डिटेल में देख सकते हैं। मैं कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने उनके चैनल से लिए हैं, उनको मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, आप देखिए और अपने कमेंट बॉक्स में अपने एडवाइस को और आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में मुझे भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहे और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को हमेशा सोच समझ के लिए स्टे ब्लेस एंड बी हैप्पी। इस टाइम मैं मौजूद हूँ दुआज़ारा के जो ससुराल वाले थे उनके मालक मकानों के साथ। यही वो घर है जहाँ पे दुआज़ारा ने तकरीबन 15 से 20 दिन गुजारे हैं। जब से वो कराची से आई है वो यहीं ठहरी हुई थी तकरीबन 1 महीना। ये पीछे आपको 3 कमरे नज़र आ रहे हैं। एक उसके भाई शबीर का कमरा है और दूसरा उसका जो भाई है ज़हीर उसका, और साथ उसकी माँ और दूसरा भाई रहते हैं। ये इनके मालम मकान है। इनसे बात करते हैं कि 2.5 से 3 माह गुजर गए इस केस को, अभी तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पे पुलिस आई, इनको कब पता चला, दुआज़ारा कराची से कैसे आई जो आज तक किसी को नहीं पता। और जो जुनैरा ने उसका तीसरा एक इंटरव्यू किया है। हूँ साइमा शहजाद, और मेरे साथ क्या था वो जो देख रही थी मोबाइल पे? जी अस्सलाम वालेकुम। जब हम कमरे में एंटर हुए हैं तो आप भी मेरे साथ ही थी, तो वो मोबाइल पे थी। ऐसे उसने अपनी आंखों को मोबाइल लगाया हो तो कुछ देख रही थी, तो मैं तो उसके पास ही चले गई थी, यानी कि बिल्कुल वो खड़े बैठी हुई थी और मैं उसके पास खड़े होकर मैंने देखा तो उसके अंदर वो तस्वीरें यूं यूं कर रही थी ऐसे। तो उसकी छोटी बहन की तस्वीर ऊपर जा रही थी और उसके पापा की तस्वीर थी, और साथ जो उससे छोटी उसकी बहन, उनकी तस्वीरें ऐसे ऐसे वो ऐसे ऐसे यूं यूं करके देख रही थी। लेकिन आज जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो मालम खान की जो वो बेगम थी वो बता रही थी कि जब ये आए हैं तकरीबन 1.5 माह बाद वापस, तो एक बड़ी सी LCD लेके आए थे जो कि कमरे में कल लगी भी हुई थी, और उसके ऊपर वो कह रहे थे कि डेली वो ऊंची आवाज़ में अपने पापा की सारी वीडियोस देखती थी। उनका आवाज़ बाहर आती थी? जी, वो कहते हैं बाहर आवाज़ें आती थी। सारा दिन अपने वालिद की वो वीडियोस देखती थी और आवाज़ बहुत ऊंची होती थी। आखिर वो खून है, खून पिघल गया होगा। और मुझे लगता है जो वो परसों 4 घंटे रोई है ना, तो लाइट का बहाना किया था कि उसको गर्मी लग रही है। और वाकई वहाँ पे तो जिस कमरे के अंदर वो रह रही थी वहाँ तो एक आम जो सेहतमंद सही इंसान है वो भी, उसका भी हार्ट जो है ना वो भी डूबने लगे, जितनी उस कमरे में गर्मी थी और जितना गंद था। तो वो बेचारी वहाँ पे कैसे रह रही थी, क्या उसके ऊपर प्रेशर है, क्या उसकी मर्ज़ी है, ये तो अल्लाह ही जाने। लेकिन मालम खानों ने ये बताया कि सारा दिन वो रोती रही है 4 घंटे मुसलसल कि लाइट नहीं है, मुझे गर्मी लग रही। मुझे लगता है लाइट तो शायद वो पहले भी बर्दाश्त कर रही है, लाइट तो पिछले 2 माह से लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। उसको अपने वालिद की वाकई याद आ गई है, और अपनी छोटी 2 मासूम बहनें, ऐसा कैसे हो सकता है बंदे को याद ना आए। तो उसको याद आ गई थी, इसीलिए वो, मुझे लगता है इसी वजह से वो रोई है। तस्वीरें भी उनकी उस वक्त देख रही थी और उसके दिल में कुछ ना कुछ है, लेकिन अब दुआ ये है कि उसका दिल जो है ना वो पिघल जाए और वो अपने वालिदैन की तरफ